बराबर एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ए नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश किए थे, जो फॉर्मूला लाए थे एन वेट्स। एन को हम लोग नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी और एम को मोलार है, मोलार को एक्स को एसिडिटी और एंड एंड बेसिसिटी बेसिसिटी। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, जिसमें फॉर्मूला आया था एन बराबर एम इंटू एक्स। एन क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, एम क्या है, मोलारिटी है, एक्स क्या है बेटा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी है। सारे को मैंने बताया था। और इसमें जब क्वेश्चन आप बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आपका 12 में रहता है, और क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आपको जरूरत पड़ेगा। आपको हो सकता है कि मोलारिटी की जरूरत हो, आपको नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया हो, अब क्वेश्चन में मोलारिटी की जरूरत पड़े, तो आप इस फार्मूला से कन्वर्सन कर सकते हैं, मोलारिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या नॉर्मलिटी की जरूरत हो, मोलारिटी दिया हो, तो वैसे स्थिति में आप नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आपका इस पर सवाल रहेंगे, देखें, सारे बच्चे देखेंगे, जहां दिक्कत होंगे बोलेंगे। जैसे 20 cc 2m H2SO4, 20 cc 2m H2SO4। अब देखो, पिछले क्लास में एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, मैंने बताया था। एसिडिटी के बारे में बताया था, ठीक है, किसी भी बेस मॉलिक्यूल में से जितना OH माइनस आप रिप्लेसेबल करा सकते हैं, जितना OH माइनस आयन निकाल सकते हैं उस कंपाउंड का, उस बेस का, उतना ही एसिडिटी होगा। अब बेसिसिटी का मतलब होता है बेटा, कोई भी एसिड कंपाउंड में से जितना मैक्सिमम H प्लस को रिप्लेसेबल करा सकते हैं, यानी हाइड्रोजन आइटम को भगा सकते हैं, जितना मैक्सिमम भगा सकते हैं एसिड कंपाउंड में से, उतना ही उस कंपाउंड का बेसिसिटी होता है। तो अब देखो, एम इंडिकेट करेगा मोलारिटी, कैपिटल एम रहेगा तो मोलारिटी इंडिकेट करेगा। ये मोलारिटी को हमको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मोलारिटी इसका एम से पहले जो कोफिशिएंट होगा वही उसका मोलारिटी होगा। तो एम से पहले 2 कोफिशिएंट है, इसका मोलारिटी 2 हो गया। अब एन बराबर एम इंटू एक्स होता है, फॉर्मूला ऊपर देखो। तो एक्स क्या है, एसिडिटी या बेसिसिटी, यह हमारा कंपाउंड जो है एसिड है, तो यहाँ ये बेसिसिटी बताएगा। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, यानी भागता है, ठीक है। मैक्सिमम जितना कंपाउंड में से भगा सकते हैं उस एसिड का बेसिसिटी होता है। तो m इंटू एक्स, तो इसका मोलारिटी 2 हो गया, इसका हाइड्रोजन है, इसका मतलब बेसिसिटी 2 है, 4 हो जाएगा, और ए उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 20 अब नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हो टू 2 4 हो जाएगा, ये 4 लिख के अब n लिखेंगे, NH2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दिए, सबको क्लियर होता होगा। फिर से ध्यान से देखेंगे, अगला एग्जांपल हम आपको पेश कर रहे हैं। मान लो कि 30 cc 3m HCl सोल्यूशन, यह सोल्यूशन है बेटा, यहां भी आप सोल्यूशन लिख सकते हो बेटा, शॉर्ट कट लिख देता हूं, शॉर्ट कट है सोल्यूशन। यहाँ 30 cc 3m HCl सोल्यूशन, ये हमारा एसिड है। एसिड जो होगा एसिड बताएगा, एसिड अगर रहेगा तो बेसिसिटी बताएगा, तो एसिडिटी बताएगा। तो यहाँ पर क्या एसिड है, इसका बेसिसिटी कितना है, हाइड्रोजन एक इसके पास है,
तो एक ही यहाँ से रिप्लेसेबल हो सकता है, तो मतलब इसका बेसिसिटी एक ही होगा। तो मोलारिटी इंटू बेसिसिटी, मोलारिटी कितना हो गया 3 हो गया, बेसिसिटी एक हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3 होगा। तो इसका अब हो जाएगा नॉर्मलिटी में कन्वर्ट होगा 30 सीसी आपका 3N एस सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन। अगला एग्जांपल जैसे 50 और मैंने लिख दिया NaO। अब देखो ये मेरा ये एसिड था, ये एसिड था, आई क्या हो गया बेस हो गया, क्योंकि अगर मेटल के साथ OH लगा रहेगा, मेटल के साथ अगर OH अगर अटैच है, मेटल के साथ OH अगर है अटैच है, तो समझो कि बेस होगा। जनरली तरीका है यह पहचानने का, ठीक है बेटा। तो अगर ये मेटल है सोडियम, इसके साथ OH है, ये बेस है। अब बेस है तो इसका अब एसिडिटी बताएगा, अब बेसिसिटी नहीं बताएगा, उल्टा चलता है। तो बेस का बेसिसिटी कितना है, एसिडिटी कितना है, OH कितना इसके अंदर है, 1 है। तो एक ही OH यहाँ से भाग सकता है। अभी जैसे आप नॉर्मल तरीका से देखें, आप NOH, NOH को आप तोड़ते हैं तो N प्लस और OH माइनस, एक ही नो भाग रहा है, एक OH है, एक रिप्लेसेबल हुआ, ये बेस मॉलिक्यूल से एक OH माइनस निकल गया, इसका मतलब है एक ही वो एसिडिटी है, इसका एसिडिटी क्या है 1 हुआ, एक OH माइनस रिप्लेसेबल हुआ तो एक वो एसिडिटी हुआ बेटा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, सारा चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ बेटा, आपके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर इसका मोलारिटी 2 है, M से पहले जो कोफिशिएंट होगा वो मोलारिटी बताएगा। NaOH यहाँ पर एसिडिटी, बेस है तो एसिडिटी बताएगा, के OH है एक है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा इक्वल आपका 50 सीसी 2N हो जाएगा, ये नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो गया 2N NaOH सोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू एक्स होता है। तो ये मोलारिटी आपको दे रहेगा और एक्स जो बताएगा, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा, केमिकल कंपाउंड होगा, वो 2 ही तरह का कंपाउंड होगा, एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है। तो वहां पर एसिड होगा तो बेसिसिटी जितना उसका होगा एसिड का उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बेस होगा उसका जितना एसिडिटी होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी में, जो वैल्यू आएगा वो आपका नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम अगला एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मान लो कि 40 सीसी और 2M OCA OH का हॉल 2, OH का हॉल 2 सोल्यूशन, OH का हॉल 2 सोल्यूशन। अब यह इसका नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना बेटा, इतना दे देगा, कहेगा इसका नॉर्मलिटी कितना होगा, तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है तो M से पहले कोफिशिएंट मोलारिटी क्या है 2 है, CaOH कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसको नाम है कैल्शियम, तो इसका OH का वैल्यू कितना 2 हो गया, तो 2 हो गया OH का वैल्यू, तो 2 से इसमें 2 X का वैल्यू 2 आया और M का वैल्यू यहाँ हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो A हो जाएगा 4N AOH का हॉल 2 सोल्यूशन बेटा। तो नॉर्मलिटी हमको मिल रहा है आसान से एक देगा और दूसरा में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे देखो, अब जैसे 100 सीसी 1M H3PO4 1M H3PO4 सोल्यूशन। चलो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए कि इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, यह एसिड है तो इसका बेसिसिटी कितना है, यह H3 है, 3 है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, फास्फोरिक से तीनों हाइड्रोजन को भगाया जा सकता है, ठीक है बेटा। हो गया इसका बेसिसिटी और एक हो गया मोलारिटी, 2 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 तो 3 आपका हो जाएगा कन्वर्ट का, तो लिखूंगा 100 सीसी अब 3N PO4 सोल्यूशन,
तो कन्वर्ट कर दिया। रटना नहीं है बेटा, रटोगे तो फंसोगे। आराम से समझने का प्रयास करो सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे मान ले कि 60 cc से यहाँ कुछ भी वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, कुछ भी दे देगा, उससे टेंशन मत लेना। 60 cc दे, 20 cc दे, 100 cc दे, सीसी दे, यहाँ पर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कुछ भी दे देगा, टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। जो भी देगा वो दे देगा, ठीक है। अब दिया 2m और 3PO3 सोल्यूशन। अब यहाँ पर एक्सेप्शन, दो कंपाउंड एक्सेप्शन से बचा है, जनरली यही पूछता है। तो अब इसका नाम फास्फोरस, इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड है बेटा। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। तो अब फास्फोरिक एसिड में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। अब फास्फोरस एसिड में यहाँ 3 हाइड्रोजन तेरे को दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ से मात्र 2 ही हाइड्रोजन भागता है, 1 हाइड्रोजन नहीं भागता है। बात समझ में आया? एक्सेप्शन है, या 3 हाइड्रोजन में से मात्र 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा और 1 हाइड्रोजन इस कंपाउंड के साथ अटैच ही रहेगा। वो कितनों प्रयास करेंगे तो नहीं भागेगा, ठीक है। वह हाइड्रोजन एटम भागता है, वह हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है जो हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से बेटा अटैच होता है, वही हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल मैक्सिमम करा सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है फास्फोरस एसिड में। यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, 2 ही भागेगा, 2 ही भागेगा, तो इसका बेसिसिटी 2 ही होगा। 2 इंटू 2, इसका मोलारिटी का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू 2। पहले हम सोल्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ नॉर्मलिटी में, तब भगाता बताता हूँ कि क्यों 2 ही भागा, क्यों 2 ही भागा, यहाँ से 3 क्यों भाग गया, ठीक है बेटा। तो 1 सेकंड रुकिएगा। तो ये 60 cc 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा, तो 4n H3PO3 सोल्यूशन हो जाएगा। इतना सोल्यूशन हो जाएगा। एक एक्सेप्शन और है, आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, नहीं ध्यान में रखोगे तो आराम से 1 नंबर आप छोड़ देंगे। मान लो कि यहाँ 80 cc 3m H3PO2 ये सोल्यूशन है, यह सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं आप लोग साइड में। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड कहते हैं, H3PO3 को फास्फोरस एसिड कहते हैं, H3PO2 को हाइपोफास्फोरस एसिड के नाम से जाना जाता है। हाइपोफास्फोरस एसिड के नाम से बेटा जाना जाता है। तो इसका देख रहे हो, इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन नहीं भागता है, मात्र 1 हाइड्रोजन भागता है। यहाँ से हाइपोफास्फोरस एसिड में से मैक्सिमम 1 ही हाइड्रोजन को रिप्लेसेबल कर सकते हैं। तो 1 इंटू 3, इसका x का वैल्यू 1 हुआ, और यहाँ m के पहले 3 है तो मोलारिटी 3 है, तो m की जगह पर 3 और x की जगह पर 1, तो 3 इंटू 1 तो तीनों हो गया। यहाँ मैक्सिमम 1 ही भागेगा। अब दोनों का स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, ध्यान में रखिएगा अभी। तो आपका हो जाएगा, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा 80 cc और 3 इंटू 1 होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और H3 हो जाएगा PO2 सोल्यूशन। अब देखिए, ये नहीं अपवाद था, हर जगह नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ये तीनों देखिएगा ध्यान से। नीचे मेरे पास स्पेस है का, तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बेटा तेरे को समझेगा। इसका नाम है, फिर से बोल रहा हूँ, फास्फोरस एसिड। इसका नाम है हाइपो, पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर बता, H3PO4 नीचे देखेंगे, H3PO4 का स्ट्रक्चर बेटा, जैसे ये फास्फोरस हो गया, ये आपका 5A ग्रुप का एलिमेंट है, इसका वैलेंसी बेटा 3 होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है। पहले 3 हम पूरा कर देता हूं, तो एक फास्फोरस का वैलेंसी 3 हो गया बेटा। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 3 होता है, तो एक का वो हाइड्रोजन प्रत्येक ऑक्सीजन से मैं जो सारे ऑक्सीजन ज्वाइन कर दिया। अब देखो सारे जिस स्ट्रक्चर में कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, वैलेंसी पर ध्यान देंगे। पहले पढ़ लीजिए,
पहले वैलेंसी स्ट्रक्चर बनाते समय किसी भी आइटम का वैलेंसी नहीं चाहिए। किसी भी आइटम का वैलेंसी कम और बेसी नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, फास्फोरस का वैलेंसी 1 2 3 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो एक बॉन्ड से ज्वाइंट है, एक बॉन्ड से ज्वाइंट है। अब हमारे पास और क्या है, तो इस फास्फोरस पर हम बताए हुए सारे बच्चे को A5 का एग्रीमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसी प्रकार से ये फास्फोरस पर भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा रहेगा। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ऑक्सीजन बचा है बेटा, ए ऑक्सीजन बचा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहता है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 गो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी एटम के बाहतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन बेटा प्रेजेंट रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ एक हम केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पढ़ाया है, वहां बॉन्डिंग पढ़ना था। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खासियत क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिस एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, सुनिएगा, जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब हुआ उस एटम के बाहतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ फास्फोरस का? देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास ऑक्सीजन आइटम के बाहतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जिसका इनकम्प्लीट रहता है, तो कंप्लीट वाला आइटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन देता है स्टेबल होने के लिए, ना तो अनस्टेबल हो जाएगा। एक तरीका है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एक बॉन्ड के थ्रू ऐसे एक एरो के थ्रू अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। रियल में इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेकिन इसको इंतजार करा देता है कि तुमको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तुम टेंशन में मत रहो, तुम भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुम भी स्टेबल हो जाएगा। इस बॉन्ड को एरो के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन 2 दिया, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वैसे आइटम को अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिस आइटम के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, यानी 8 से इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ऑक्सीजन के पास 8 से इलेक्ट्रॉन कम था, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने का कोशिश कर रहा है ताकि तुम भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, सारा आइटम अटैच हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन से यहाँ अटैच है, यहाँ भी ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ भी ऑक्सीजन से अटैच है। तो कंसेप्ट कहता है जो हाइड्रोजन आइटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, इस तरह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर हाइड्रोजन आइटम अटैच है तो वहां से हाइड्रोजन को आने के लिए सहूलियत होता है, आराम से वहां से रिप्लेसेबल हो जाता है, भाग जाता है। इस कंपाउंड का बेसिसिटी 3 हो गया। कंपाउंड का तीनों हाइड्रोजन भागेगा तो इसका बेसिसिटी 3 हो जाए। अब हम दूसरा कंपाउंड बताने जा रहे हैं, H3PO3 का। 3PO3 इसका नाम है फास्फोरस एसिड। बेटा H3PO3 का, तो फास्फोरस हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एक ऑक्सीजन रख दिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया। अब यहां पर देखो, तुम आराम से देखना कि 2 हाइड्रोजन एटम तो ऑक्सीजन से ज्वाइंट है, 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से ज्वाइंट है, एटम सेंट्रल एटम से ज्वाइंट है। सेंट्रल यानी सेंट्रल एटम का मतलब बीच वाले एटम से ज्वाइंट है। एटम से जो हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट होता है, यही नहीं होता है, यह आसानी से नहीं भागता है,
हाइड्रोजन आराम से भाग जाता है, आई हाइड्रोजन एटम, ये एटम नहीं भागेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जाएगा। इस यही कारण है इस कंपाउंड का मैक्सिमम बेसिसिटी, इस कंपाउंड का मैक्सिमम बेसिसिटी होगा 2। इसका बेसिसिटी बेटा, बेसिसिटी बेसिसिटी आपका 2 हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2। स्ट्रक्चर हाइपोफास्फोरस एसिड है, राइट साइड, राइट साइड में आप देखें किया है H3O2, इसका स्ट्रक्चर देखो H3PO2 का फारस हो गया, और इसका एक नॉन पेयर ज्वाइंट हो जाएगा। अब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से ज्वाइंट होगा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से ज्वाइंट रहेगा। तो यहाँ इस कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर में एक ही हाइड्रोजन एटम मात्र ऑक्सीजन से ज्वाइंट है, और यही भागेगा। ई हाइड्रोजन नहीं भागेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम से ज्वाइंट हो गया, और जो सेंट्रल एटम से ज्वाइंट होता है बेटा वो नहीं भागता है, ठीक है। जो सेंट्रल एटम से ज्वाइंट होता है वो आपको नहीं भागेगा। तो अब इसका बेसिसिटी आपका हो जाएगा 1। तो इसलिए H3PO2 का बेसिसिटी 1 हुआ, तो 1 इंटू 3 बराबर आपका 3N हो गया H3PO2 सोल्यूशन। ये आपका कंसेप्ट हुआ नॉर्मलिटी से मोलारिटी से नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, या नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा। यही फॉर्मूला से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में आएंगे। अब बताइए ये सारा कंसेप्ट बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ? H3PO2 का नाम एक बार फिर से लीजिएगा। H3PO हाइपोफास्फोरस एसिड बेटा, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, जिसका नाम पूछना पूछ सकते हो। याद रखना हो बेटा 2 एक्सेप्शन है, बाकी तो सब जनरल है बेटा। ये दोनों एक्सेप्शन है, आप दोनों को आप याद रख सकते हैं। यही एक्सेप्शन पूछता है, एक बार आईआईटी में पूछा, एडवांस में पूछा हुआ है दोनों का बेसिसिटी। किनका बाबू बोलो? धीरज कुमार। H3PO4 का नाम फास्फोरिक एसिड, H3PO4 का बेटा नाम है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड लिख दें, फास्फोरिक के ऊपर लिख देता हूं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ऊपर लिखा हुआ बेटा देख लो, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड किस H3PO4 का नाम है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। आनंद कुमार कुछ आनंद का क्या नाम है सर? धीरज सर, और कोई का और को चांस दो बेटा, बोलो आनंद। आनंद आवाज नहीं है, आनंद बाबू। सर ये सर बोलो। आज आवाज कुछ ज्यादा ही अटक रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही आवाज ज्यादा सुनाई, आवाज ज्यादा आपको आ रहा है? ज्यादा अटक रहा है सर। आज कुछ ज्यादा ही आवाज अटक रहा है, अच्छा से समझ ही नहीं आ रहा। समझ गए हैं लेकिन आवाज कुछ ज्यादा ही अटक रहा है। देख लीजिए कुछ सेटिंग वेटिंग हुआ था। आवाज कट रहा है। और लाउड स्पीकर और कौन है? और किसी का आवाज में किसी तरह से गड़बड़ी है?
यस सर। कभी गड़बड़ी है? यस सर, कट कट क्या रहा है आवाज? ज्यादा गड़बड़ी है कि काम चल जा रहा है बेटा? आवाज बहुत कुछ अटक रहा है सर। कुछ ज्यादा गड़बड़ी है बहुत सर। आवाज हो सकता है नेट से होता हो। आज कट रहा है, इसको खोलो दी और दबा जाए पता। इसको उतारो पहले, दिखाई दे रहा है पिक्चर ना? बोलो बेटा। आए हेलो। वॉइस थोड़ा कट रहा है थ्री बस। पीओ फास्फोरस। एसिड एसिड फास्फोरस फास्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड हो गया सर। हो गया। हो गया आनंद कुमार, हो गया। चलिए निखिल है, निखिल नीचे देखो H3PO4 का फास्फोरिक एसिड, H3PO3 का फास्फोरस एसिड, H3PO2 का हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। हो गया है? नहीं सर, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया बेटा? मिटका दें? यस सर। हो गया निखिल? निखिल सर हो गया। हो गया बेटा? मिटका दे, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? है मिटका देता हूँ। ठीक है ओके। अब यह हुआ बेटा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। अगर नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करना हो या मोलारिटी से नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन में ऐसा है तो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि अगर नॉर्मलिटी की जरूरत हो अब मोलारिटी दिया हो तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, सारा फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला याद नहीं रहेगा बेटा आगे सवाल नहीं बन पाएगा, ध्यान में रखिएगा। कल हम बताने जा रहे हैं जो सवाल था उसमें कुछ सवाल बताते हुए हम आगे निकल, क्या ध्यान दीजिएगा। सवाल मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ लिख रहा, ध्यान दीजिएगा। फोर्टी नाइन ग्राम ऑफ H2SO4, 49 H2SO4 present in 2-liter solution, 2-liter solution, present in 2-liter solution. What is the norm of this solution, normality of this solution? देखिएगा हमने अभी तक जितना भी सवाल बेटा
उस सीसी ले रहा था, अब लीटर मैंने लिया है, लीटर में भी दे सकता है। ध्यान रखना, रटना कोई चीज को नहीं, आप समझने का प्रयास करेंगे, रटेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक ना। तो सवाल है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर सोल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ध्यान में देखना, एक लाइन लिखना, एक लाइन मेनली रूप से लिखना है, एक लाइन ऊपर वाला लिखा जाता है तो सवाल बन जाता है। देखो 2 लीटर में, 2 लीटर सोल्यूशन में तेरे को कितना H2SO4 है, तो 49 ग्राम H2SO4 है। तो नॉर्मलिटी का डिफाइन मैंने किया था, ध्यान देना थोड़ा सा, ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो लिखूंगा कि 2 लीटर सोल्यूशन, 2 लीटर सोल्यूशन contain 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, लेफ्ट साइड तो मेरा सही है, लीटर में सही है, और राइट साइड ग्राम में है। यह 49 ग्राम H2SO4 है बेटा, इसको किसी न किसी तरीका से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया है तरीका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का। ये जो केमिकल पदार्थ देगा, यहाँ जो केमिकल कंपाउंड देगा, इसके इक्विवेलेंट वेट से इसके वेट में डिवाइड कर देना। इस केमिकल कंपाउंड जो देगा, ये जो केमिकल पदार्थ है, इसके इक्विवेलेंट वेट से इस वेट में डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तब तेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा मिल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपको बताया था H2SO4 का कितना होता है, तो 49 होता है। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा, 49 होता है। तो 49 में 49 से डिवाइड कर दूंगा। एक बार और लिखता हूं, 2 लीटर सोल्यूशन कंटेन 49 बटा में 49 इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसलिए 1 लीटर में निकाल लेंगे। अब 1 लीटर में जितना प्रेजेंट होगा उतना ही तो नॉर्मलिटी होगा। 49/2 हो जाएगा और इंटू ऊपर 1 चल जाएगा, एक कट जाएगा बेटा। अब 1/2 का मतलब 0.5, ये 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मलिटी बराबर कितना है, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यह आ गया आंसर, इतना आंसर आ गया 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बताओ समझ में आ गया बेटा, है समझ में आ गया। मंजीत, अब आवाज सुनाई दे रहा है आपको मंजीत बाबू? यस सर, आवाज ठीक आ रहा है। ब्लैक आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। उतारो, सारे बच्चे उतारे। कभी कभी होता होगा, प्रयास तो करता हूं कि आपके पास वॉइस अच्छी तरह से। अंगद क्लास कर रहे हैं। अंगद अगर क्लास कर रहे हैं तो अपना लाउड स्पीकर ऑन करके बात करें। नो सर। अंगद सतीश क्लास कर रहा है। सतीश
कर रहे हैं। हाँ सर। तो बोलता क्यों नहीं है जी? तुम्हारा क्लास ड्रॉपिंग चलता है। एक क्लास किया था, फिर एक क्लास प्रेजेंट पिछले क्लास था, इसके बाद क्लास वीडियो तुम नहीं देखा है। क्लास के बाद हमारे नहीं पास सर। कॉल करना तुम। क्लास करने के बाद हमारे पास कॉल करना, ना तो लिंक तुम्हारा हटा देंगे हम। लिंक नहीं देंगे अगला क्लास। जिसको बोल रहा हूं अपना बात करो। हाँ उतार लिए, उतार लिए हैं? यस सर यस। हो गया सर। अब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड और हम सवाल को बताने जा रहे हैं। देखिए दो स्टैंडर्ड सवाल, थोड़ा लपेटने वाला सवाल है, जनरल तरीके से बेटा नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे सारे बच्चे बेटा। थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल सेकेंड बेटा। 500 cc solution contain 49 gram of KMnO4 in acidic medium, full stop. Find out the normality of this solution। देखो, जब हम क्वेश्चन बेटा बोलते हैं तो आप बोली से लिख लीजिए, लिखने का प्रयास करें। जब हम बोलते हो लैंग्वेज, जब बोलते हो तो आप लिखने का प्रयास करें। ऑलवेज आपको बोर्ड पर कंप्लीट हम नहीं लिखेंगे, आपको अपना हाथ बैठा लें। हाँ, जहां वॉइस की गड़बड़ी आएगा बेटा तो वहां मैं लिख दूंगा, ठीक ना? तो प्रयास करें लिखने का, ताकि उतारने में समय कम लगे। अब देखो, थोड़ा सवाल में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड सवाल बना दिया जो जनरल तरीका से आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से। 500 cc solution contain 49 gram of KMnO4 in acidic medium। ये सवाल में थोड़ा लान दिया जान। ये लैंग्वेज लिखने के बाद सवाल हो गया स्टैंडर्ड। इन एसिडिक मीडियम, एक लाइन लिखने से इस सवाल में जान आ गया। और ये जनरल तरीका से आप नहीं बना पाइएगा, कुछ कंसेप्ट अलग से लगाना पड़ेगा, जो कंसेप्ट आपको मैं बताया है, ठीक है? लेकिन मैं सवाल कवर कर रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले तो एक लाइन लिखो कि 500 cc सोल्यूशन कितना ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट, के फोर का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, के फोर का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, NO4 का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर? अब लिखता हूं, देखो ध्यान से, जैसे सब बार लिखता था। एक लाइन लिखा जाएगा तो आगे निकलने लगता है क्वेश्चन, ठीक है? जैसे देखो 500 solution contain 49 gram KMnO4 in एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम लिखकर सवाल में थोड़ा सा लान दिया है जान। आप जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते थे वैसे अब नहीं निकलेगा। अब KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेटा, चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, याद आ रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करता था। सुनिए,
केमेनोफोर जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के था, और जब वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता था, जब केमेनोफोर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता था तो एसिडिक मीडियम में Mn प्लस प्लस में टूटता था। एसिडिक मीडियम में कितना में टूटता था? प्लस Mn प्लस प्लस में, यानी Mn पर मैंगनीज पर +2 चार्ज में टूटता था। अगर न्यूट्रल मीडियम की बात किया जाए तो Mn पॉजिटिव 4 चार्ज डेवलप होता था। अगर में बात किया जाए तो Mn पर +6 था। आप देखेंगे बैक नोट, आपको जो ऑक्सीडेशन आया है वैसे में देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में केमेनोफोर कितना में टूट रहा था। ठीक है, पहले केमेनोफोर का इक्विवेलेंट वेट बेटा निकालना होगा। केमेनोफोर का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, जनरल मीडियम में नहीं, एसिडिक मीडियम में। जो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा उस इक्विवेलेंट वेट से इसके वेट में बेटा डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तो अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा निकालने का तरीका बताता हूं। जैसे केमेनोफोर, यहां देखो निकालने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर KMnO4 जब रिड्यूसिंग एजेंट, RA का मतलब हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से जब रिएक्शन करता था तो एसिडिक मीडियम में Mn प्लस प्लस में टूटता था। यह एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में यह ब्रेक होता है। केमेनोफोर जो है रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करके बेटा Mn प्लस प्लस में टूटता है और एसिडिक मीडियम में टूटता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में कहता तो MnO4 में K2MnO4 में टूटता है। न्यूट्रल मीडियम में कहता तो MnO2 में टूटता है। याद रखिएगा, बैक से देखिएगा। तो अब इसका देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के हम बताए हुए हैं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। देखो इस पर -2 आया, ऑक्सीजन पर -2, यह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, +1। इसका X लेगा वैल्यू तो 4 गुना के 8 माइनस, और ये पोटेशियम +1, और पूरे कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पूरे कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है बेटा। तो X बराबर आपका +8 और -1 उस साइड में जाएगा तो X बराबर +7, यानी Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया। Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +7 आया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालेंगे। यहां कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते देखो। अब यहां लिखता हूं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कहीं भी चेंज निकालोगे, कहीं भी चेंज बेटा निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यह फाइनल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, +2 है बेटा, और इनिशियल कितना है? +7 है। +7 है तो यहाँ माइनस करना है तो -7, तो अब हो जाएगा -5। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा बेटा। और जब माइनस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा, इसको मोड तुम पॉजिटिव में कर लेना, क्योंकि माइनस में आएगा, अब प्लस में आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल आती है तो उसको आप के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा +5 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब हम कैसे इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट केमेनोफोर का, तो यहाँ देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, वेट ऑफ केमेनोफोर, इसका फार्मूला वेट, MnO4 का फार्मूला वेट, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 158 ग्राम होता है, 158 ग्राम होता है। और इसके फार्मूला वेट में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल जो आया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल आया है बेटा, उससे डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये 5 आया है तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब 4 का आपका इतना वेट कैसे आया देख लो। यहाँ पर पोटेशियम आता 39 ग्राम, वैल्यू है 55 ग्राम,
और का वैल्यू होता है 16 ग्राम, और लेकिन तो 16 64। अब इसको जोड़ लो, 5 14 14 4 14 9 5 14 14 4 18 8 हो जाएगा। तो एक हासिल हुआ, तो 3 1 4 हसीरिया 4 हो गया, 3 1 हसीरिया 4 हो गया, 4 और 5 9 9 और 6 15, यानी 158 ग्राम आया कि नहीं आया, बोलो 158 ग्राम आया। मैं साथ में लिख दिया है। पोटेशियम का बेटा वेट होता है 39 ग्राम, मैग्नीज का वेट होता है 55 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट होता है 4 ऑक्सीजन था बेटा, तो 4 इंटू 6 64 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से डिवाइड, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम कहेगा तो इक्विवेलेंट तरीका है। तो A5 से कितना वैल्यू आया, बोलो बाबू कितना आया? 158 में 15 5 1 31 पॉइंट कुछ आएगा, देखो देखो 31.66 आ रहा है, 31.66 बाबू, इतना रहा वैल्यू, देखो 31.66 आया, इतना आएगा, आएगा। अब देखो बेटा आराम से देखो, यहाँ लफड़ा कहाँ था सवाल में, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, सबसे बड़ा लफड़ा इसका था। जब तक इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम पर मैग्नेट का बेटा नहीं मिलेगा, तब तक तो आपका इक्विवेलेंट वेट मिलेगा ही नहीं, और जब तक इक्विवेलेंट वेट बेटा नहीं मिलेगा, तब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं मिलता। सब एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से रिश्ता है बेटा, सब एक दूसरे से रिश्ता है, रिश्ता खोजोगे सवाल बनेगा। आराम से कूल माइंड से पढ़ना, कूल माइंड से, एकदम डिप्रेशन में मत रहना। बहुत लंबी सफर है, बहुत कुछ ही क्लास के बाद हम आपको इस महीना के लास्ट होते होते या कभी भी डेली कर सकता हूँ, बरसरते बहुत सारे बच्चे पर बोरिंग रोड कैसे अपना जमा करें, हम सबसे बात करते हैं आज। हम डेली करेंगे, सिलेबस ना तो खिंचाएगा नहीं, ऑफलाइन के चक्कर मत पड़ो, सब यहाँ से आपको सारा चीज हम दे देंगे, ठीक ना। डेली करने के हम मूड में है, डेली करेंगे, 3 दिन फिजिकल 3 दिन ऑर्गेनिक और 1 दिन आपका इनऑर्गेनिक होगा। 7 डेज क्लास चलेगा, याद रखिए, आप भी प्रिपेयर हो जाइए, जल्दी से जल्दी अपना काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो अब इसके इक्विवेलेंट वेट से इसके वेट में डिवाइड कर देंगे, जो 49 ग्राम के मैंने ऊपर दिया था, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो एक लाइन लिखता हूं, देखो ये सवाल बनाने का जो बीच में कंसेप्ट इंक्लूड हुआ है उसके बारे में सोल्यूशन बताया। अब हम सवाल यहां से रोटेट कर रहा हूं, देखो यहां से फिर सवाल, ये तो सवाल बनाने के लिए बीच में जो ब्रेकर आया उसका मैंने सोल्यूशन किया, ऐसे निकालकर इक्विवेलेंट वेट निकाला। अब इक्विवेलेंट वेट मालूम हो गया, तब कैसे यूज करेंगे, देखो 500 सीसी सोल्यूशन कंटेन कितना भैया, 49, 49 बटा में कितना 31.66, इसके इक्विवेलेंट के मैंने फोर के इक्विवेलेंट वेट से हम डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, तो 31.66 इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है। अब इसलिए निकालूंगा कितना में, 1 सीसी में, तो 49 बट्टा में 31.6 आएगा इंटू 500, इतना, इसलिए कितना में निकाल ले, 1000 सीसी में, 1000 सीसी में निकालोगे इंटू 1000 हो जाएगा, देखेंगे नीचे थोड़ा इधर उधर होगा, 31.6 इंटू 500, इतना इक्विवेलेंट ऑफ KMn, इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख देता, दिखाई दे रहा है पोर्शन आपको, ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चा को, नीचे वाला पोर्शन नहीं सर। विष्णु, तो इसको ऊपर से उतारो, ऊपर पहले ऊपर क्वेश्चन उतारो, इसके बाद नीचे वाला ऊपर मैं कर देता हूं, ये समझ में आ गया ना, है समझ सर में एक आ बार गया और रिपीट है। कर दीजिएगा। अच्छा इसको उतारो, ऊपर से ऊपर उतारो, हम एक बार 5 बार रिपीट करूंगा यार।
ऋचा सिंह आप क्लास कर रहे हैं क्या बेटी? ऋचा सिंह, ऋचा, ऋचा, हाँ सर कर ऋचा बेटी, अच्छा बेटा तुम 2-3 क्लास ड्रॉप किया है, 2 क्लास कारण? सर यहाँ पे अभी लाइट का प्रॉब्लम है नहीं इसलिए सर। क्या क्या बेटा? लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम अरे क्या बोलो? नेट का प्रॉब्लम था? हाँ सर आवाज नहीं आता है। ओ क्लास करिए, अब क्लास के बाद बेटा बात करेंगे हमसे, आप क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है? ओके आज सर। श्रेया क्लास कर रही हो? श्रेया क्लास कर रही हैं? चलो ऊपर से उतार लिए बेटा आप लोग, ऊपर से उतारे होंगे, मिटा देता हूं। यस सर। अब देखो ऊपर देखो विष्णु, आपने कहा फिर से सर समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखो बेटा, अब देखो यहां पर केमेनोफोर का हमको इक्विवेलेंट वेट निकलना था, जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा, यहां लगा दिया, लूचा कर दिया है केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम नहीं लिखा होता ना तो इसका इक्विवेलेंट वेट से आराम से डिवाइड कर देता, लेकिन ये एसिडिक मीडियम कर दिया। जब मीडियम का नाम ले लिया तो एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम कर दिया, ऐसा कर दिया तो जितना में वो टूटता है रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालना होगा। और जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकल जाएगा तो उसका फार्मूला वेट में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से डिवाइड कर देंगे और जितना आएगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा। वही मैंने किया, देखो केमेनोफोर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन किया, Mn प्लस प्लस में टूटता है एसिडिक मीडियम में, इतना ही में टूटेगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया। कैसे हुआ? यहाँ निकाला हुआ बेटा, तो यहां से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकाला। देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो चेंज इन निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल कितना? +2, इनिशियल कितना? +7, तो +2 -7 हुआ, क्योंकि चेंज माइनस आना था, माइनस घटाना था, तो -5 आ गया। जब निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको मोड ले लेंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे, आ गया पॉजिटिव में, +5 आ गया। तब निकाला केमेनोफोर का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 बराबर इसका केमेनोफोर का फार्मूला वेट 158 ग्राम। अब भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से डिवाइड कर दूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से डिवाइड कर दूंगा तो 158/5 आ गया वैल्यू 31.66, 31.66। ये क्या आया? ये केमेनोफोर का इक्विवेलेंट वेट आया। इस इक्विवेलेंट वेट से अब ऊपर देखो बताता हूं, ऊपर सवाल बताता हूं, तो यहां पर बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां था 500 सीसी सॉल्यूशन 10 कितना 14 ग्राम ऑफ KMnO एसिडिक मीडियम, एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में केमेनोफोर का हम इक्विवेलेंट डायरेक्ट बना रहा हूं। अब यहां पर 500 सीसी सोल्यूशन और 49 बटा में कितना था 31.66, इतना इसका इक्विवेलेंट वेट आया था। एक केमेनोफोर का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में 31.66 आया था, तो इतना अब हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इसलिए निकालूंगा 1 सीसी में, सीसी में तो 49 बटा में
66 और इंटू इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ केमिनो। अब इसलिए हम 1000 सीसी में नॉर्मलिटी 1000 सीसी में निकालूंगा तो 49 में 1000 ऊपर हो जाएगा और 31.66 इंटू 500 इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। इतना गया बेटा। तो अब नॉर्मलिटी आ गया, नॉर्मलिटी बराबर 49, एक कटा दो, 2 बार में कटा देता हूं, आसान से है। तो 49 इंटू 2 इसको 49 इंटू 2 हो गया 98 बटा में 31.66 इक्विवेलेंट पर लीटर। आप अपना तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया विष्णु? अब दिखाई दिया? यस सर। क्लियर? उतार लो जो दिखाई नहीं देता होगा। हो गया सर। हो गया है? नो हो गया सर। बाबू? ठीक है। अब हम कुछ सवाल लिखता हूं, इस सवाल को आप घर पर बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बनेगा बेटा आप पूछेंगे। इसके बाद मैं आगे निकलता हूं। ठीक है बेटा? ठीक है। मैं कुछ सवाल होमवर्क के रूप में लिखता हूं और इसके बाद घर पर आप बनाएंगे और जो सवाल नहीं बनेगा बेटा वो अब अगले क्लास में हमसे पूछेंगे। हाँ, तो होमवर्क के लिए ऐसे आओ, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। आप ही मत समझेंगे कि इसका क्लास समाप्त हो गया, कुछ और पढ़ाऊंगा। होमवर्क के लिए एग्जाम्पल मैं देना जा रहा हूं। चलिए, 200 सीसी सॉल्यूशन contain 50 gram of KMnO4 या 49 में लिख देता हूं। 49 ग्राम ऑफ KMnO4 200 cc solution contain 49 gram of KMnO4. What is the molarity? नॉर्मलिटी नहीं है, molarity of this solution. मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल नेक्स्ट में बताने जा लिखता हूं। 98 ग्राम ऑफ KTR2O7 98 ग्राम ऑफ K2CR2O7 in present in 98 gram of 7 in medium acidic medium present in 5 liter solution. 5 liter solution. What is the molarity of
of this solution. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10% solution of NaOH. 10% solution of NaOH has density of solution is density is 1.2 gram per cc. Find out the normality of this solution. Normality of this solution. Normality of this solution. चलो एक और सवाल दे देता हूं, एक और सवाल। ठीक है, लिखता हूं व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4, या लिखता हूं 49 ग्राम, या ऐसे कर देता हूं 200 cc solution contain 49 gram of KMN4 in basic medium. Find out the normality of this solution. Normality of this solution. चलो 4 सवाल मैंने दिया है, 4 सवाल घर पर बनाना है बेटा, उसको उतार लो पहले। उतार लिए सर। एक 5 सवाल, एक और सवाल मैं यहां दे देता हूं, अलग टाइप का सवाल है। व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4, व्हाट amount of H2SO4 in 20 cc 2m H2SO4 solution. H2SO4 सॉल्यूशन। इस टाइप का सवाल एक भी मैंने नहीं, आपको अगर दिमाग होगा तो आप बना सकते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 20 cc 2m सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है एक्टिव के लिए। चलिए सारे बच्चे उतार लिए बेटे? जी सर। चलिए उतार लिए। मंजित बाबू, धीरज उतार लिए? यस सर। चलिए मिटकाता हूं। घर पे सवाल बनाएंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बनेगा मैं आपसे बात करूंगा। उतार लिए सवाल ना? चलिए मिटकाता। बहुत लंबी चैप्टर
चैप्टर समाप्त होगा तो समझो कि फिजिकल बहुत का आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल का एकदम भंडार, इंडस्ट्री ऑफ न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। आपका चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मात्रा में है, फिर न्यूमेरिकल भी है उमच उमच के। ऐसे भी 12-13 निकलेगा 12 में। हम आपको 70 आपको पढ़ा देता हूं। अब यहाँ देखो बेटा, अब हम आगे पढ़ा, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। मंजीत आवाज आपको साफ सुनाई दे रहा है ना? यस सर, अब साफ आवाज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। होता है बेटा, वैसे थोड़ा बर्दाश्त कि बोलो, जहां भी दिक्कत आ रही है बोलो बेटा, ठीक है? सर आपको हम पढ़ाया किया, जैसे मैंने सोल्यूशन, फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट का सारा चीज बताया, केमिकल यूनिट का सारा कर दिया। फिजिकल यूनिट में आपको बताया आपका ग्राम, इसके बाद परसेंटेज में 3 यूनिट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके बाद केमिकल यूनिट में मैंने बताया नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी, इतना चीज बताया कि नहीं बताया? इसके बाद बताया रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। आपको नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होना चाहिए वो भी आपको मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे की ओर। बहुत सुंदर इलाके में चल रहा हूँ, बहुत सुंदर, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और खुशबू आते रहेगा चैप्टर के बेटा। आई नाम है, क्या लिखे हैं बेटा, कोई पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, कोई बच्चा बताओ क्या लिखा हुआ है? टाइट्रेशन। चलो बेटा, आप थोड़ा सा टाइट्रेशन का हम लोग कंसेप्ट देते हैं, इसमें सवाल रहेंगे कुछ, ठीक ना? सर एक चीज पूछना था। बोलो बेटा। सर बोले कि केमिकल यूनिट में एक और यूनिट आप मतलब कि क्लास 11th में लिखाए थे, पीपीएम। ओ पार्ट परमिनेंट यूनिट पढ़ाएंगे बेटा, आएगा, वो भी आएगा, टेंशन मत लो, वो भी आ जाएगा, 1-2 क्लास के अंदर में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? सर आएगा, ओके ठीक है, वो सारा आ जाएगा सारा। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 आते हैं, उसको हम डील करेंगे, सारा डील करेंगे, नहीं डील करेंगे तो आपको सवाल बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पर डील करने जा रहे हैं टाइट्रेशन। क्या नाम है? टाइट्रेशन। तब सवाल उठेगा बेटा, टाइट्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो यही होगा, व्हाट इज द टाइट्रेशन, क्लियर है? तो सुनिएगा टाइट्रेशन के बारे में, टाइट्रेशन है क्या। जब इसके बारे में हम लोग जानेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो टाइट्रेशन है क्या उसके बारे में आप सुनेंगे, पहले सुनेंगे, तब हम जब बोलेंगे कि लिखना है तब लिखिएगा, ठीक है? हम 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, आराम से लिखेंगे। तो टाइट्रेशन है क्या? टू नोन द स्ट्रेंथ ऑफ, टू नोन द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन, to know the strength of unknown solution by reaction with a standard solution, by reaction with a standard solution is called titration। तो टाइट्रेशन का मैं एक स्टैंडर्ड, सर एक बार फिर से बोल, फिर से बोलेंगे फिर से सुनिए, बोलेंगे। टाइट्रेशन का एक दिया, इसको हम समझाएंगे, एक सिंपलेस्ट वे में समझाएंगे, सिंपलेस्ट भाषा में समझाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड केमिकल भाषा बताया है, तो आपको परेशानी होगी बेटा। अब धीरे धीरे आपको एक लेवल की ओर बढ़ रही है, आपको भी होगा ये पर, आपको जितने भी बैच से पढ़ा रहे बेटा होते जाएगा आगे की ओर, इसमें खासियत है। और नहीं रहेगा तो दिक्कत में आ जाएंगे बेटा। बहुत सबसे सुंदर चैप्टर चालू। तो फिर से मैं टाइट्रेशन का डिफाइन एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में करने जा रहा हूं। अगर व्हाट इज द टाइट्रेशन पूछता है 2 नंबर का, तो आराम से लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा। मैंने कहा टू द स्ट्रेंथ ऑफ, टू द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन, टू द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय रिएक्शन विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। यानी कहने का मतलब है
अब हमारा बात, अब सिंपलेस्ट आपको वे में समझा रहा हूं, वर्डों में समझा रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से फिर इसका एक रिपीट दूंगा, स्टैंडर्ड थोड़ा चल रहा है। मैंने कहा अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को पता करना है। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ मालूम नहीं है, उस सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ को पता करना, ताकत पता करना है। तो सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्शन करा देते हैं और कराने के बाद अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमको मालूम चल जाता है। तो ऐसे चीज को टाइट्रेशन, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ। दो टर्म आया यहाँ पर, दो टर्म बड़ा अजीब टाइप का है। एक है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ करे क्या चीज का स्ट्रेंथ आप बात बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ मीन क्या है यहाँ पर। एक बेटा बात बोला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टर्म है, दो टर्म है स्ट्रेंथ, एक आ गया स्ट्रेंथ, एक आ गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक आ गया स्ट्रेंथ, इसके बारे में बताऊंगा, और एक आ गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आया? एक आ गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक आ गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन। माने इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन का अमाउंट जो है हमको मालूम पहले से। जैसे अब बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका समझा रहा हूं, देसी भाषा में, जिस भाषा में आप जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं वो भाषा का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तब ये समझ में आएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड चैप्टर बढ़ चुका है। अब सुनिए ध्यान से, सारे बच्चे एकदम कान साफ करके सुनेंगे, कान में थोड़ा गंदगी लगा होगा तो थोड़ा हुर हार लेंगे और क्लियर कर लेंगे और साफ तरीका से सुनेंगे। जैसे सपोज दैट जितने भी बच्चे ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं, अभी जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, सुनिएगा, अभी हमारे पास जितना भी बच्चा बेटा तुम लोग है जो हमसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, उस सारे को मैं जानता हूं, बाय फेस बाय नेम, सारे को जानता हूं, और तुम भी हमको जानते हो। यस या नो? यस या नो बोलो? यस सर। यस। सुनिएगा, मैं यहां से थोड़ा सा आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका से समझा रहा हूं बेटा, कि आप जितने भी हमारे साथ कनेक्ट हैं ऑनलाइन, उस सारे बच्चे को मैं जानता हूं, टोटल बाय नेम बाय फेस, हर तरीका से मैं जानता हूं। और जितने बच्चे और मेरी बच्चियां पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उस सारे बच्ची मुझे भी जानता है लोग। ओके, तो आप जो हम आपको जानते हैं बेटा कि आप विष्णु कुमार, धीरज कुमार, निखिल कुमार, आनंद कुमार, रवि रंजन कुमार, मंजीत कुमार, मनीषा, रिचा, श्रेया, ये जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट, इन सारे को बच्चे का बाय फेस बाय नेम सारे को जानता हूं। मेरे लिए आप क्या है? नोन है कि नहीं है? नो, आपको हम जानते हैं, तो मेरे लिए आप एक काम करेंगे। हमने कहा उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे बच्चे और बच्चियां हैं जो ज्वाइंट है ऑनलाइन, मान लिया कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेरा है, एक सॉल्यूशन में कितने बच्चे हैं, कितने बच्ची, मेरा क्या है, नाम क्या है, सारा चीज। ओके, इस हमने का मान लिया कि आप जितने बच्चे हैं एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितने लड़के हैं, कितने लड़की हैं, सारा चीज मुझे नोन है, मुझे मालूम है। इस सॉल्यूशन को मैंने मान लिया एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है बेटा? ठीक है, जितने भी हम कनेक्ट है एक सॉल्यूशन मान लिया, इस सॉल्यूशन में लड़के हैं, कितने लड़की हैं, नाम क्या है, चेहरा है,
सारा इस सोल्यूशन के मुझे मालूम है, सोल्यूशन को मैंने मान लिया स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब क्या करना है कि वो स्टैंडर्ड को एक ऐसे सोल्यूशन से रिएक्ट कराना है, आवाज आ रही ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ऐसे सोल्यूशन से रिएक्शन कराना है जिनके बारे में मुझे स्ट्रेंथ मालूम नहीं है। जैसे जैसे अभी 12 का सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं, आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आपके द्वारा सुनिएगा ध्यान से, द्वारा आप लोगों के द्वारा वैसे लड़कों वैसे लड़कियों का आपके द्वारा आपके सपोर्ट से वैसे लड़कियों हम पता कर लें जो हम पहले से जानते नहीं थे कि वह 12 में वो भी लड़का लड़की पढ़ेगा, हम नहीं जानते। लेकिन आपने कहा सर हमारे दोस्त दो तीन गो हैं, हमारा दोस्त यहाँ का है, वहां वो भी 12 पढ़ना चाहता है, आपके द्वारा रिएक्शन कराकर स्टैंडर्ड से आप मेरे लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आपके बारे में हम जानते हैं, आपके द्वारा बिहार के हर गलियों से, हर टोलों से, हर शहरों से आपके द्वारा रिएक्शन कराकर ये पता कर लें कौन कौन लड़का भी बाकी है जिसको 12 पढ़ना है और राजेश सिंह केमिस्ट्री क्लास से ज्वाइंट होकर वह 12 का अध्ययन करेगा। यह आपके द्वारा, मुझे नहीं मालूम है, आपके द्वारा आप मेरे लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। वैसे अननोन लड़का का पता कर लिया कि जो लड़का केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, आपके द्वारा पता करके अपने पास मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, यही हुआ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो पता आपने किया जिस लड़का को, हमारे लिए क्या है, अननोन सोल्यूशन था, उसके बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन आपके द्वारा उसका पता कर लिया। इसी को कहते हैं टाइट्रेशन। नॉन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन को पता करना स्ट्रेंथ को, दैट इज टाइट्रेशन। क्लियर है बेटा? बोलो, टाइट्रेशन के बारे में समझ में आया? बोलो बेटा कोई, मंजीत, आनंद, यस सर, एकदम टाइट्रेशन, एकदम टाइट्रेशन के बिल्कुल क्लियर कर दिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, देखो अभी तो मैंने एग्जाम्पल देसी भाषा से दिया, एकदम सिंपल लिया। हाँ बोलो, हाँ कोई बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, अब देखो पहले तो टाइट्रेशन का डिफिनेशन लिखवाता हूं, इसके बाद अभी तो मैं एक फिजिकल लाइफ में आप हमारे लिए नॉन सोल्यूशन थे, इस सोल्यूशन को स्टैंडर्ड मान लिया। अब आपके द्वारा वैसे बच्चे का भी पता करिए, आप लोग भी वैसे बच्चा बच्ची को पता करिए जो बच्चा 12 में पढ़ना। ऑनलाइन ऑफलाइन पर विश्वास नहीं करेंगे, फिलहाल होगा चालू को देखा जाएगा, सबसे 2-4 चैप्टर मैं निकाल दूंगा। बात समझ में आया? तो ऐसे बच्चा अभी रुका हुआ है जो नहीं पढ़ना चाह रहे, सपोर्ट करो, बच्चा को लिंक दो, नंबर बताओ, सपोर्ट करो और उसको हमसे नंबर देके कांटेक्ट कराओ, बात करेंगे। और पढ़ना चाहता है तो ठीक है। अब देखो टाइट्रेशन के बारे में सारा पहले डिफाइन करो। हेडिंग टाइट्रेशन लिख लिया होगा, क्या होगा? चलिए, नोन द स्ट्रेंथ ऑफ to know the strength of non solution, लिखता हूं, to know the strength of unknown solution, to know the strength of unknown solution by reacts with a standard solution. A standard solution is called
टाइट्रेशन। ठीक है बेटा, इट्स कॉल्ड टाइट्रेशन। उतार हो गया है बेटा? यस सर, हो गया। हाँ, तो ये सारे बच्चे हो गए। अब यहां से सफर नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारा इसमें भी है, आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल नाम, चलिए धीरज कुमार, धीरज जी आप ऑनलाइन होकिए, लाउड स्पीकर को ओपन कर। धीरज, यस सर। हाँ धीरज बाबू बोल रहे हैं कि आप अपना क्या बात समझ रहे हैं ना कहने का मेरा? धीरज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेमेंट पर विष्णु, धीरज और जितने भी हैं बोरिंग रोड के लड़का, वो सारा ध्यान दे, ठीक ना? अगले मंडे तक, इस सप्ताह में ट्यूजडे तक डाल दे, आपके नाम से बात करेंगे लोग। ठीक है बेटा, आज का सभा समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे मंडे को। लेकिन धीरज हुआ, विष्णु हुआ, ये सतीश हुआ, ये अंगद हुआ, जितने भी बच्चे हैं, ऋचा है, श्रेया है, जो भी बच्चे हैं पेमेंट पर ध्यान देंगे। हम बार बार कर रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं, ऐसे कि आप लोगों का दिक्कत होगा। हम डेली करने वाले हैं, पेमेंट आएगा डेली कर दूंगा, बात समझे? जल्दी से जल्दी अपना काम करें। विष्णु सुन रहे हैं ना बात? यस सर। तो आप लोग ध्यान दें, डेली पढ़ना है तो अपना अपना कुछ शेयर करें। इस महामारी में सारे बच्चे कुछ कुछ शेयर करें, सारे बच्चे, ठीक है? ठीक है बेटा, आज का सभा समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सारे बच्चे को यही कहे हैं, हम सबका बता दिए हैं, तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत में आएंगे। हेलो हेलो का धीरज? हाँ बोलो ना। अरे लास्ट टीचर आया था, आवाज तुम्हारा कट कट क्या रहा है? अरे हाँ यार आ रहा था वीडियो। निरंजन, अरे मेरा नहीं आ रहा था यार। मेरा वीडियो तो आ रहा था लेकिन आवाज थोड़ा कट रहा था। नहीं गाना आवाज आ क्यों रहा था, बजा पर रहे वीडियो लास्ट में डिटेल है, टाइट्रेशन वाला है। सब गाना बजा रहा है। तो तुमको भेज देंगे। कोई तो बज रहा नहीं इधर कोई टेंशन नहीं है, तो वही गाना बज रहा है। है। आनंद हाँ चल सब गया। ठीक है ना? हाँ ठीक हाँ है। आनंद ध्यान हाँ दिया, क्या दूसरा ठीक है। क्लास करे। वो ना कि थे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम करो, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका लाओ। कोई पढ़े वाला रहेगा तब ना। ठीक है। मैथ में बना लिया? मैथ में अभी कहाँ, मैथ में कुछ बनाएगा? लेक्चर गाना 1 नहीं 2 बजाएगा? आता ही नहीं रे वीडियो का। आता होगा कि तो हम देखते हैं तो आइवे नहीं करता है। नहीं आता है? आता होगा, तुम देखना। तो अभी आता है तो लिंक शेयर करो तो। ठीक कर देते हैं शेयर। लेक्चर 1 और 2 के मैथ वाला ठीक, ऐसे सेट। अब वीडियो में मिला था। हाँ ये सर वाला ना। हाँ इसी वीडियो पर मिला था, अपलोड देखे। करते हैं जो रहता है उधर स्टेडियम में। हाँ रिकॉर्डिंग में रहता है, देखे थे। हाँ ये मैथ क्लास कहाँ कर रहे हो सब? हेलो एस चरण सर के पास भिखना पहाड़ी। दूसरा क्लास करण। अरे तुम्हारे में कौन कौन करता है मैथ क्लास? भिखना पहाड़ी के जो बैच में है वो सब करते हैं। हम्म।
ठीक है दीपक। हेलो, हेलो। मैथ्स क्लास ज्वाइन क्या करना है भाई? अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ओ हाँ, हम लोग भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ, अभी तो ज्वाइन नहीं किए हैं, पर ऐसे वीडियो सब अभी तो कर रहे हैं। हाँ तो यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं हम लोग के सर। समझ रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स का नोट्स कितना हो? फिजिक्स का तो नोट्स नहीं बनाया है, वो इतना ना वीडियो भेज दिए हैं कि जो पिछले 2 क्लास बनाते हैं में पढ़ा। छोटा हुआ तो वही हो गया था। लाइव भी पढ़ाते हैं तो 6 से 10 पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते ही सुबह रहते में? हैं। नहीं, रात में। सुबह में? नहीं, शाम में, रात शाम में? में। हम्म, शाम में। ठीक है। ठीक है। हेलो सतीश। सतीश। हेलो।